किया तो टूट के दिया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रहा है। किसी क्लोज कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड डाल के हमने हीट कर दिया, तो हीट से कैल्शियम कार्बाइड टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, पता मेटल का ऑक्साइड है ना। अब मेटल का ऑक्साइड एस ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। तो मेटल का ऑक्साइड हो गया बेसिक, और कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? एसिडिक। बताओ, CO2 एसिडिक होता है ना, और एसिड बेस अपने आप रिएक्ट कर जाते हैं स्पॉन्टेनियस। जहां ये प्रोडक्ट बनेगा, एक एसिड दूसरा बेस, और जैसे ही बनेंगे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्शन को बैक शिफ्ट कर देंगे बैक, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव है, उसमें एक एसिड है और दूसरा बेस है। तो जिस रिएक्शन का प्रोडक्ट एक्टिव दिखे, समझना रिएक्शन बैक आएगा, मतलब रिवर्सिबल है। क्योंकि प्रोडक्ट की एक्टिविटी हम कैसे चेक करें? अरे एसिड के साथ बेस देखो, ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिड्यूसिंग देखो, यही तो आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड हमेशा बेस से रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग से। अब मान लो एक ऑक्सीडाइजिंग है दूसरा न्यूट्रल है, नहीं होगा रिएक्शन। अच्छा, दो एसिड है, नहीं होगा। दो बेस है, नहीं होगा। एक एसिड बेस है तो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन बैक आ जाएगा। अच्छा, और देखो, पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट किया तो बनता है KCl प्लस O2। ये क्लोज कंटेनर के अंदर है। हाँ बताओ, KCl क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल। और ऑक्सीजन क्या है? ये भी इनर्ट हो गई, नॉन रिएक्टिव हो गई। कैसे रिएक्शन करेगा आपस में? कोई एक्टिविटी है इनके अंदर? नहीं, रिएक्शन बैक नहीं आएगा। ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट एक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट इसका एक्टिव है, इसका प्रोडक्ट इनर्ट है। और देखो, जब हम PVC पढ़ाए थे तो हमने इसी रिएक्शन से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो इरिवर्सिबल था, रिएक्शन कंप्लीट था, तभी तो मोल कंसेप्ट लगा रहे थे। KClO3 हीट करें KCl प्लस O2, ये इरिवर्सिबल है। बोलो क्लियर? हाँ बोलो, नहीं तो बात बदल जाएगी। बता रहे हैं, बैठो बता रहे हैं। हाँ, यदि कंडीशन में तुमने क्लोज कंटेनर नहीं रखा, कंटेनर को ओपन कर दिया, मतलब होल कर दिया इसी में, तो होल करने से क्या होगा? CO2 गैस बाहर आ जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला हो जाएगा। अब वो अकेले बैक नहीं आ सकता। अब यही रिएक्शन हो जाएगा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रिएक्शन जिनका प्रोडक्ट एक्टिव होता है, वो रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। देखो, कंटेनर शुड बी क्लोज, क्लोज कंटेनर। तो इसमें क्या लिखेंगे? ओपन कंटेनर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन यदि ओपन वेसल्स में, खुले बर्तन में हो रहा है, तो हम कहेंगे इरिवर्सिबल है। और वही डीकम्पोजिशन क्लोज कंटेनर में है तो हम कहेंगे रिवर्सिबल है। लेकिन कंटेनर क्लोज होना ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट सबसे पहला ये है कि प्रोडक्ट शुड बी एक्टिव। अब बताओ, ये रिएक्शन भी तो क्लोज कंटेनर में हो रहा है, ये क्यों नहीं रिवर्सिबल हो जा रहा है? इसलिए रिवर्सिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है। तो बताओ, सबसे मेन पॉइंट है प्रोडक्ट की एक्टिविटी, बाद में है कंटेनर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट एक्टिव भी हो और कंटेनर क्या हो? क्लोज, तो हो जाएगा रिवर्सिबल। अब प्रोडक्ट एक्टिव है और कंटेनर ओपन है तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चंस में लिखा है कि कोई मॉलिक्यूल थर्मली डिकम्पोज कर रहा है, थर्मली डिकम्पोज। और फिर दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा कि मॉलिक्यूल थर्मली डिसोसिएट कर रहा है। तो देखो, दोनों शब्दों में फर्क है, डिकम्पोजिशन और एक है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन वरना टूटना, तो ध्यान रहे, जो चीज टूटती हो बनती भी है, लेकिन जो चीज डिकम्पोज कर गई, जो चीज नष्ट हो गई, वो वापस नहीं आ सकती, वापस बैक नहीं आ सकता। तो मतलब डीकम्पोजिशन शब्द इरिवर्सिबल के लिए है, और डिसोसिएशन शब्द नोट करो, थर्मल थर्मल
डीकम्पोजिशन। और यहां लिखेंगे थर्मल डिसोसिएशन। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो बाहर कहाँ जा रही है? सिस्टम से बाहर कहाँ जा रही है? सिस्टम के अंदर है ना। इवाल्व फ्रॉम कहाँ लिखा है? नो गैस इवाल्व फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम मतलब कंटेनर। हाँ हाँ, ये देखो यही निरीक्षण है। SO3 टूट के क्या दे रहा है? SO2 प्लस O2, ठीक है। इसमें सल्फर का +4 है ना, बोलो। तो +4 अनस्टेबल है, वो +6 में जाना चाहता है, बोलो। और सामने बैठा O2, इसका नेचर क्या? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये चाहता भी है और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर भी है, तो दोनों की बात, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, रिएक्शन बैक आ जाएगा। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइज करना चाहता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता क्योंकि क्लोरीन का -1 स्टेबल है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। अब हम तुमको ज्ञान देना चाहते हैं, तुम लेना ही ना चाहो तो हम दे ही नहीं सकते। वो ज्ञान तभी मिल पाएगा जब तुम लेना चाहोगे। तो इसलिए ज्ञान दिया नहीं जाता, लिया जाता है। टीचर्स कभी ज्ञान नहीं देता, स्टूडेंट ज्ञान लेता है। यदि ज्ञान टीचर देना लगे ना तो सबका सिलेक्शन हो जाए। हम चाहते हैं सबको निकाल दें, यहाँ सबका सिलेक्शन दे दें, लेकिन पॉसिबल तभी होगा जब तुम चाहोगे, तुमको जरूरत होगी तब। तो देखो, इसको +4 से 6 में जाना चाहता है, तभी इसका फायदा मिल रहा है। ये जाना ही ना चाहे तो ऑक्सीजन क्या, ओजोन भी डाल दो, वही रुका रहेगा रिएक्शन। बात समझ में आई? बैठो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो बोलो, टाइम नहीं है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट तब लगाएंगे जब इरिवर्सिबल होगा, एंड होगा तब। और जबकि रिवर्सिबल कभी एंड नहीं होता, अब वहां तो लाभ मास रिएक्शन ही लगेगा, चाहे रिडॉक्स क्यों ना हो। बोलो, बात समझ में आई? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तभी लगेगा जब एंड पॉइंट आएगा। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो वहां तो लॉ ऑफ मास रिएक्शन ही लगेगा। और देखो, और पहचान बताएं, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दे, कोई तुमने प्रॉब्लम पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम पढ़ने के बाद तुमने देखा उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र किया है या पूछ रहा है, मेंशन किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, समझ लेना रिवर्सिबल है। या जिस रिएक्शन में अल्फा की वैल्यू बताते, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ लेना रिवर्सिबल है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन टूटना, टूटना है तो बनना भी है, मतलब रिवर्सिबल। और जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र ना करें, अल्फा की बात ना करें, समझ लेना वो इरिवर्सिबल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा, जबकि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेंशन होगा और अल्फा भी। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, ऊपर जाएंगे अब। तुम लोग का काम पूरा होगा, घबराओ नहीं। असल में ज्ञान ज्ञान जो है ना, रूखापन होता है। ज्ञान जो होता है रूखापन, उसमें मक्खन मलाई लगाना पड़ता है ताकि बच्चे सुने सुने न हो जाएं। हाँ, ये डिफरेंस था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। और जब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा।
ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। हाँ देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्टेट एक ही बात है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोले चाहे स्टेट बोले एक ही बात है। जैसे तो एंड पॉइंट आता है ना, एंड पॉइंट, तो क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं किसको है, ये है क्या। तो देखो, अब जैसे कि अभी तुमने करीब 11-12 पॉइंट नोट देखा होगा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, ठीक है। अपने आप में चेक करना है कि मेरे अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट आया कि नहीं। तो 12 पॉइंट तुमने नोट कर लिया, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल डिफरेंस कितने हैं, 12 पॉइंट। अब तुमने 12 पॉइंट नोट कर लिया, क्लास ओवर हो गई और तुमने सोचा हमको कितना याद हुआ, जरा अपने आप को चेक करें, एनालाइज करें हमको कितना याद हुआ। और तुम क्लास से बाहर निकल रहे हो, घर की तरफ जा रहे हो, और तुमने रिकॉल किया कि याद किया कि कितने पॉइंट हमको याद आते हैं। तो तुमने जब रिकॉल करना स्टार्ट किया तो तुमको 10 पॉइंट याद आ गए, 12 में से 10। पहला क्या था, वन डायरेक्शन, और ये क्या है, बोथ डायरेक्शन। ये इरिवर्सिबल कंप्लीट, वो डज नॉट कंप्लीट। ये रिएक्शन रेस्ट पे जाएगा, ये रेस्ट में नहीं जाएगा। इसमें इक्विलिब्रियम एंड पॉइंट आएगा, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इसका प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट करेगा, इसका नहीं करेगा। इसमें गैस इवाल्व होगी, इसमें इवाल्व नहीं होगी। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिसोसिएशन है ना। हाँ, ये हो जाएगा ओपन कंटेनर, ये हो जाएगा क्लोज कंटेनर। इसका प्रोडक्ट इनर्ट होगा, इसका प्रोडक्ट एक्टिव होगा। करीब 12 पॉइंट है, तुमने रिकॉल किया, 12 में से 10 याद आ गया, चलो कम से कम 2 भूल गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ने का। आधे रास्ते पहुंचे, फिर रिकॉल किया, तो तुमने बाहर जैसे निकले, पूरा दुनिया देखी बाहर की, तो जैसे जितना तुम्हारा ध्यान बाहर जाता जाएगा मेरी बातें निकलती जाएंगी। यहाँ से बाहर निकले 10 याद आया, आधे रास्ते में 8 हो गया, घर पहुंचते पहुंचते फिर रिकॉल किया तो 6 हो गया। अच्छा, फिर जब पढ़ने बैठे फिर रिकॉल किए तो फिर 6 याद आया। अच्छा, शाम को फिर रिकॉल किए, फिर 6 याद आया। इसका मतलब बार बार रिकॉल करने में 6 याद आ रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर पॉइंट कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, समझना तुम्हारे अंदर इक्विलिब्रियम आ गया। बोलो। हाँ, तुमने जहां कॉपी खोल दी, कॉपी खोल के फिर से पढ़ लिया तो एलसीपी लग जाएगा, तब तो लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल। लेकिन नहीं, अभी एलसीपी नहीं लगाएंगे हम। लेकिन जब ऐसे ही केवल क्लास सुन के रिकॉल कर रहे हो तो कहीं तो जाके स्थिर होगा क्या, इतना पॉइंट हमारे अंदर बैठ गया। 12 में से 6 पे पॉइंट बैठे, या 5 पे बैठे, या 8 पे बैठे, कोई तो स्थिर होगा। हाँ, किसी में 8 में आके रुके, किसी में 6, किसी में 5, किसी में तो 1 ही पे आके रुक जाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी तरह से ज्ञान उठाया है क्लास के अंदर। जो जितनी लगन से ध्यान से बात को सुनेगा वो उतनी ज्यादा पॉइंट उठा के चला जाएगा यहाँ से। आखिर कहीं तो स्थिर होगा। बार बार रिकॉल करने पर कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे आके स्थिर हो जाएगा। फिर रिकॉल किया, उतना ही आके रुक गया, जैसे 6 पे आके रुका, फिर रिकॉल किया, फिर 6 पे रुक गया, फिर आधे घंटे फिर रिकॉल किया, फिर 6 पे रुक गया। मतलब पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट। और जहां पॉइंट कांस्टेंट हो गया, न तो भूल रहा है, न तो नई बात याद आ रही है, न तो जा रहा है ज्ञान, न तो अंदर आ रहा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझो तुम्हारे अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। उसी तरह से देखो यहाँ पर ए और बी तुमने मिलाया और बन रहा है सी और डी, कंटेनर क्लोज है, ठीक है। तुमने कंटेनर में केवल ए और बी मिलाया, ए और बी मिलाया है, सी और डी नहीं मिलाया। पता मिलाते रिएक्शन किधर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो है नहीं। शुरू में प्रोडक्ट होता तो बैक आ जाता। तुमने केवल रिएक्टेंट मिलाया है तो मिलाते ही रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। और जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जब कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी घटेगा। फॉरवर्ड का रेट टाइम के अनुसार, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जब कंसंट्रेशन घटती है तो रेट घटता है। सवेरे जब हम सो के उठते हैं दिमाग फ्रेश होता है, तन भी शांत, मन भी शांत।
ऐसे केस में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बात जल्दी याद हो जाती है, पढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे दिन बीतता जाता है, बाहर की बातें मेरे अंदर दिमाग में आ जाती हैं, मेरी कंसंट्रेशन घटती जाती है, पढ़ने का रेट कम हो जाता है कि नहीं? सेम बात यहाँ भी है। शुरू में जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा था। जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो फॉरवर्ड का रेट घटेगा। अच्छा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा। फॉरवर्ड का रेट घटेगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पर फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट बराबर हो गया उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। नोट करो, in the apparent stage of reaction, equilibrium point is the apparent stage of the reaction. Apparent stage of reaction, at which rate of forward reaction become equal to rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. The rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. और जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाएगा तो उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी? कांस्टेंट होगी। बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। अब तुम 12 पॉइंट सुन के गए हो, क्या जरूरी कि तुमको घर जाते जाते 6 ही से स्थिर होगा? किसी में 8 स्थिर होगा, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो स्थिर होगा। मतलब बार बार रिकॉल करने पर उतना ही पॉइंट याद आएगा। बोलो, तो जो भी कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी। नोट करो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट concentration of reactant and product is constant. At equilibrium point, concentration of reactant and product is constant. And does not change with time. Concentration of reactant and product is constant and does not change with time. टाइम बीतता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। हमने कहा क्लास से छोड़ के बाहर निकले, अभी सुन के आए बाहर 12, बाहर निकले 10, आधे रास्ते 8, घर पहुंचते 6, फिर पढ़ने बैठे फिर 6, फिर शाम को रिकॉल किया फिर 6, रात को सोने से विचार किया फिर 6, तो बताओ पॉइंट स्थिर हो गया ना, वो इक्विलिब्रियम आ गया। और साथ सवेरे तुमने कॉपी खोल दी तो फिर तब तो फिर बात बदल जाएगी, तब तो नया केस हो जाएगा, एलसीबी लगेगा, ली शटेलर प्रिंसिपल, है ना, वो बात की बात है। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया? अब बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक आभासी स्टेज है जिसको हम आभास कर सकते हैं, उसको हम फील्ड में ला सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा होता है, उसका शक्ल कैसी होती है, नहीं बता सकते। वो तो एक आभासी स्टेज है, वो तो अपरेंट स्टेज है। लेकिन अपरेंट स्टेज मतलब आभासी स्टेज, जिसका आभास कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। हाँ, दिखाएंगे ग्राफिकली कैसे, देखो उसको। हाँ, जैसे मान लो हम ग्राफ खींच रहे हैं, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। हाँ, शुरू में हमने केवल रिएक्टेंट मिलाया था ना, रियल रिएक्टेंट मिलाया था, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, तो रिएक्टेंट का रेट ज्यादा था। ये है रिएक्टेंट। नीचे क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अमाउंट 0, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, तो बैकवर्ड का रेट भी क्या हो गया? 0। फॉरवर्ड का रेट जो होगा ज्यादा। बोलो, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड। शुरू में 0 टाइम पर, इनिशियल टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से फॉरवर्ड का रेट ज्यादा था, और उसी 0 टाइम पर
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होने से कंसंट्रेशन जीरो, तो रेट भी क्या रहेगा, जीरो। तो बैकवर्ड का रेट क्या रहेगा, जीरो। और जैसे टाइम बीतता जाएगा फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा, अब बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वह पॉइंट है जिस पर फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये वह टाइम है, ये रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद वह टाइम है जब इक्विलिब्रियम आया। तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया था जीरो टाइम से, तो कितने समय के बाद इक्विलिब्रियम आया, ये वह टाइम है। द टाइम एट विच रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, बिफोर इक्विलिब्रियम क्या होगा, बिफोर इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने से पहले क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट से ज्यादा होगा। फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट से ज्यादा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तक आते आते क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन आता है बिफोर इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड मोर देन बैकवर्ड, बैकवर्ड मोर देन फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। बिफोर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। अच्छा, इसी को हम कंसंट्रेशन के टर्म में दिखाना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ वर्सेस टाइम के बीच दिखाना चाहें तब, हाँ देखो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, तो कंसंट्रेशन एक्सिस पर रिएक्टेंट क्या रहेगा, जीरो, अब प्रोडक्ट रहेगा मैक्सिमम। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, सुनो हाँ उल्टा हो गया, रिएक्टेंट का मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट का जीरो, नीचे आएगा प्रोडक्ट, ऊपर होगा रिएक्टेंट। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है। हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्शन आगे जाता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा टाइम बीतता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। टाइम तो बीत रहा है लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझना इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, इसको इक्विलिब्रियम जोन भी कहते हैं और इसके पहले बोलते हैं काइनेटिक जोन। यदि हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और यदि हम रेट वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमको। तो बोलो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब समझ में आया। और देखो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहता है इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग है, इक्विलिब्रियम